जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे डीपी मुखर्जी के बारे में। आज का टॉपिक है बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लीजिए, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बारे में डीपी मुखर्जी का क्या दृष्टिकोण है, उनका क्या विचार है। ध्रुति प्रसाद मुखर्जी अपने चाहने वालों में डीपी मुखर्जी के नाम से जाने जाते हैं। वे मूलतः एक बंगाली ब्राह्मण थे और उनकी विचारधारा मार्क्सवादी थी, परंतु वे स्वयं को मार्क्सवादी न कहकर मार्क्स शास्त्री कहते थे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डीपी मुखर्जी हैं, जिनका कि पूरा नाम ध्रुति प्रसाद मुखर्जी हैं, वो एक मार्क्सवादी विचारक थे, लेकिन वे अपने आप को मार्क्सवादी न कह करके वो अपने को मार्क्स शास्त्री यानी मैक्सोलॉजिस्ट से संबोधित करते थे। भारतीय समाजशास्त्र की जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इस विचारधारा का जो है वो अगर उसके जो अग्रणी विचारक हैं, अगर उनमें उनकी चर्चा की जाती है तो उनमें जो है वो डीपी मुखर्जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि डीपी मुखर्जी जो साहब हैं वो भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रदूत हैं या अग्रज हैं। डीपी मुखर्जी की अगर बात करें तो उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भारतीय समाज के अध्ययन का आधार माना है। डीपी मुखर्जी के समकालीन विचारकों ने जहां भारतीय समाज को एक हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से देखा था, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस समय का जो भारतीय समाजशास्त्र था वो एक तरह से एक ब्राह्मण समाजशास्त्र था। आप देखें तो एम.एन. श्रीनिवास से लेकर के इरावती कर्वे और ए.आर. देसाई तक के सभी विद्वानों ने अपने विश्लेषण में भारतीय धर्म और संस्कृति को अधिक महत्व दिया है। इस संबंध में डीपी मुखर्जी ने परंपरागत स्वरूप से भिन्न एक नया दृष्टिकोण, एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। डीपी मुखर्जी जो हैं उन्होंने भारतीय परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़कर अध्ययन किए जाने पर बल दिया। यानी जो दूसरे विद्वान हैं, जहाँ डीपी मुखर्जी के अलावा जो दूसरे भारतीय समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भारतीय धर्म और संस्कृति के आधार पर देखने का, समझने का, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया था। लेकिन डीपी मुखर्जी इकलौते ऐसे विद्वान थे भारत के जिन्होंने भारतीय परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़कर अध्ययन किए जाने पर बल दिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बारे में डीपी मुखर्जी के जो विचार हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि शाब्दिक रूप में अगर हम देखते हैं तो शाब्दिक रूप में जो हिंदी भाषा का जो परंपरा जो शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के ट्रेडिशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। और ये ट्रेडिशन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का ही एक दूसरा शब्द है, ट्राडेर। इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, इससे ये बना हुआ है। ये जो ट्राडेर शब्द है इसका अर्थ होता है हस्तांतरित करना या पहुंचाना। तो इस तरह से अगर हम लोग शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो जो परंपरा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। यानी अगर आप परंपरा को परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि परंपरा वह प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक विरासत के तत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि परंपरा के अंतर्गत संस्कृति के अभौतिक पक्षों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये जो है हमारी जो संस्कृति के जो अभौतिक पक्ष हैं इनका ट्रांसफ़र होता है, इनका हस्तांतरण होता है।
इस अभौतिक पक्ष के अंतर्गत एक समूह के जीवन से संबंधित जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं और उनके जो मूल्य हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि परंपरा एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें संस्कृति के जो अभौतिक पक्ष हैं, यानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के तत्व हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम उनको हस्तांतरित करते हैं, उनको पहुँचाते हैं। भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बारे में जो डीपी मुखर्जी का जो विचार है, ये विचार एक्चुअली उन्होंने 1955 में इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस जो कि देहरादून में हुआ था, तो देहरादून का जो इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किया था। यानी ये जो आज का जो टॉपिक है भारतीय परंपरा और आधुनिकता, ये जो विचार है वो एक्चुअली डीपी मुखर्जी जब 1955 में इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण के दौरान उन्होंने ये अपनी कॉन्सेप्ट, अपनी इस अवधारणा को वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया था। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्रियों को भारतीय परंपराओं का अध्ययन करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारा जन्म इसी में हुआ है और हमारा अस्तित्व भी इसी में ही निहित है। यानी डीपी मुखर्जी महोदय स्पष्ट रूप से उनका ये मानना था कि हमारा जन्म परंपरा में हुआ है और हमारा अस्तित्व भी परंपराओं में ही निहित है। इसलिए अगर हम भारतीय समाज को जानना चाहते हैं, भारतीय समाज को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम जो भारतीय जो सामाजिक परंपराएं हैं उनका अध्ययन करें। उनके अध्ययन के बिना हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। अगर हम लोग डीपी मुखर्जी की बात करें, तो डीपी मुखर्जी एक संश्लिष्टवादी जो विचारक थे। वे यह मान करके चलते थे कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ नहीं सकते, लेकिन भारत में आधुनिकता और औद्योगिकरण का जो दौर चल रहा है उससे अपना मुंह भी नहीं मोड़ सकते। यानी अगर देखें तो हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीपी मुखर्जी जो हैं वो एक संश्लिष्टवादी विचारक थे, एक मार्क्सवादी विचारक थे, द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसमें विश्वास करते थे। इस कारण से उन्होंने कहा कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो परंपराएं जो हैं वो उसी में हमारा जन्म हुआ है और उसी में हमारा जो अस्तित्व है वो निर्मित है, निहित है। लेकिन जो समाज में जो आधुनिकता और औद्योगिकरण का जो दौर चल रहा है उसे भी हम नकार नहीं कर सकते, उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी उससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए एक समाजशास्त्री होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पहले भारतीय होना चाहिए। यानी जो भारतीय जो सामाजिक परंपरा है उस परंपरा को समझना होगा, तभी वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। डीपी मुखर्जी जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन में मूल्यों की भूमिका के पक्षधर थे। उनका कहना था कि हमें सामाजिक परिवर्तन में मूल्यों की उनका ये कहना था, यानी स्पष्ट रूप से उनका ये मानना था कि सामाजिक परिवर्तन में मूल्यों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हमें हर स्थिति में समन्वय करना पड़ेगा और अपने बुनियादी मूल्यों को अपनाते हुए आधुनिकता को अपनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ नहीं सकते, लेकिन भारत में जो आधुनिकता और औद्योगिकरण का जो दौर चल रहा है इससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यानी हमारे लिए परंपरा भी महत्वपूर्ण है और आधुनिकता और जो औद्योगिकरण का जो दौर चल रहा है इससे भी ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सामाजिक विकास की क्षेत्र में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा इस बारे में दोनों विचारधाराओं का समन्वय करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हर स्थिति में समन्वय करना पड़ेगा, अपने बुनियादी मूल्यों को अपनाते हुए आधुनिकता को भी अपनाना पड़ेगा। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि
भारतीय समाजशास्त्री के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय समाजशास्त्री के लिए अगर वो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझना चाहता है, उसको जानना चाहता है, तो उसके लिए जो भारतीय समाज व्यवस्था को समझने के लिए उसे रीतियों, रूढ़ियों एवं प्रथाओं तथा परंपराओं के साथ साथ भारत की जो उच्च और जो निम्न विद्याएं हैं उनका अध्ययन, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। यानी अगर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसे पहले एक भारतीय भी होना चाहिए। और इस कारण से उसे भारत में जो प्रचलित जो उच्च और जो निम्न विद्याएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, तभी वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, भारत की जो परंपरा है उसको वो ठीक प्रकार से समझ सकता है, जान सकता है। उच्च विद्याओं के लिए डीपी मुखर्जी ने संस्कृत और निम्न विद्याओं के लिए स्थानीय भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक बताया है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि परंपराओं के अध्ययन के लिए भारत की उच्च और निम्न विद्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उच्च विद्या के ज्ञान के लिए उन्होंने संस्कृत को प्रेफर किया, संस्कृत भाषा के अध्ययन पर बल दिया, और साथ साथ निम्न विद्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो स्थानीय स्तर पर जो भाषाएं प्रचलित हैं उनको भी महत्वपूर्ण माना है, उनका ज्ञान होना आवश्यक बताया है। डीपी मुखर्जी का परंपराओं और आधुनिकता के बारे में स्पष्ट मत था कि हम अपनी परंपराओं से कभी मुक्त नहीं हो सकते। परंपराओं से हटकर प्रगति या आधुनिकता की बात करना केवल एक ढोंग है, एक बहाना है और एक नाटक मात्र है। यानी अगर हम परंपराओं से मुक्त होकर के केवल और केवल आधुनिकता और औद्योगिकरण की बात करते हैं तो डीपी मुखर्जी कहते हैं कि ये केवल एक बहाना है, एक नाटक है और एक महज ढोंग है। इसका जबकि वास्तविकता ये है कि हम अपनी परंपराओं से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता का जो संघर्ष है वो चल रहा होता है, हमेशा से चल रहा है, और इससे निकल कर हमें आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसका विश्लेषण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से करने पर बल दिया है, जोर दिया है। अगर हम लोग परंपरा और आधुनिकता के बारे में डीपी मुखर्जी महोदय के जो विचार हैं उनको और समझने का प्रयास करें तो डीपी मुखर्जी ने अपनी एक किताब लिखी है, उनकी एक बहुत फेमस बुक है मॉडर्न इंडियन कल्चर, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में डीपी मुखर्जी जो है वो आग्रह पूर्वक करते हैं कि भारत में परंपराएं आधुनिक हो रही हैं। अपने मूल रूप में परंपराएं, भारतीय जो परंपराएं हैं वो हिंदू परंपराएं हैं। यानी डीपी मुखर्जी ने जो किताब लिखी है मॉडर्न इंडियन कल्चर, इसमें उन्होंने कहा कि भारत में परंपराएं आधुनिक हो रही हैं और अपने मूल रूप में भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये पूछा जाता है कि किसने कहा है कि भारत में परंपराएं आधुनिक हो रही हैं, अपने मूल रूप में भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं ही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डीपी मुखर्जी का है, धृति प्रसाद मुखर्जी का है। इस बारे में उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि वर्तमान का अध्ययन अतीत के संदर्भ में ही हो सकता है। अतः अगर हम आधुनिकीकरण को, आधुनिकता को समझना चाहते हैं तो इससे समझने से पूर्व हमें परंपराओं का समझना आवश्यक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान का जो निर्माण है वो अतीत के संदर्भ में होता है। इसलिए अगर आप वर्तमान को ठीक प्रकार से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारी जो परंपराएं हैं, जो कि हमारी जो मूल हैं, जो विरासत हैं, उनको जानना समझना पड़ेगा। परंपराओं के बारे में परंपराओं की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए डीपी मुखर्जी ने परंपराओं की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। पहली है कि परंपरा जो है वो अमर है। दूसरा उन्होंने कहा कि परंपरा परिवर्तनशील है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि परंपरा की जो प्रकृति है वो समूहवादी है। और चौथी जो उन्होंने कहा कि आधुनिकता का अर्थ परंपराओं से मुक्ति नहीं है।
यानी जो अक्सर लोग परंपरा और आधुनिकता को अलग अलग संदर्भ में उसको व्याख्या करते हैं, यहाँ पर डीपी मुखर्जी का मानना था कि आधुनिकता का ये मतलब नहीं है कि हम परंपराओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। जैसे पहले आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको पहली विशेषता परंपरा की दिख रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि परंपरा अमर है। यानी डीपी मुखर्जी साहब का कहना है कि परंपराएं कभी मरती नहीं हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर की परंपराओं के साथ अनुकूलन करता है और इस कारण से परंपराएं जो हैं वो जीवित बनी रहती हैं। वास्तव में हम परंपराओं में नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य परंपराओं में जो है वो नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य और अनुकूलन करने का गुण पाया जाता है और इसी गुण के कारण यानी परिस्थितियों के साथ जो सामंजस्य और अनुकूलन करने की जो क्षमता होती है परंपरा में, इस विशेषता के कारण ही वो कभी मरती नहीं है और परंपरा हमेशा हमेशा के लिए जीवित बनी रहती है। हाँ, तीव्र जो आर्थिक परिवर्तन है वो परंपराओं को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी जो विशेषता उन्होंने बताई कि परंपरा परिवर्तनशील है। यानी परंपरा के बारे में डीपी मुखर्जी का स्पष्ट रूप से मत है कि परंपराएं परिवर्तनशील है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव होता रहता है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से दो रूपों में होता है। एक परिवर्तन तो तब आता है जब परंपरा के अंदर से बदलाव होता है, अर्थात लोग अपने आप ही परिवर्तन लाते हैं। दूसरा परिवर्तन बाहरी संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। विभिन्न संस्कृति के लोग आपसी संपर्क के कारण परंपराओं में बदलाव को जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी जब अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उसमें जो बदलाव होता है, इसको आप परंपराओं की परिवर्तनशीलता के रूप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगली विशेषता उन्होंने जो बताई थी वो थी परंपरा की जो प्रकृति है वो समूहवादी है। डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा व्यक्तिवाद को कमजोर कर देती है। वे कहते हैं कि परंपरा समूहवादी प्रकृति की है, जिसमें व्यक्ति को नहीं बल्कि समूह को एक इकाई माना जाता है। व्यक्ति को जीवन के विभिन्न अवसरों पर कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तव में परंपराएं उसे सब कुछ सिखा देती हैं कि किस अवसर पर उसे क्या करना है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में समूह क्रियाओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर व्यक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताई थी परंपरा की डीपी मुखर्जी ने, वो है आधुनिकता का अर्थ परंपराओं से मुक्ति नहीं है। परंपरा एवं आधुनिकता के बारे में डीपी मुखर्जी ने लिखा है कि यह एक सापेक्ष अवधारणा है, अर्थात परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से पृथक और एक दूसरे से के विरुद्ध नहीं है। यानी जो लोग परंपरा और आधुनिकता को एक दूसरे से अलग अलग मानते हैं, एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, इन धारणाओं का खंडन करते हुए डीपी मुखर्जी ने लिखा कि परंपरा और आधुनिकता जो है वो एक सापेक्ष अवधारणा है। वो जो है वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए उन्होंने कहा कि परंपरागत मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतिमानों में जो विस्तार और परिमार्जन होता है उसी का नाम आधुनिकता है। परंपरा आधुनिकता में बाधक नहीं है बल्कि उसे प्रेरित करने वाली दशा है। मुखर्जी ने कहा कि आधुनिकता को परंपरा पर आधारित प्रक्रिया कहा जा सकता है। यानी अगर डीपी मुखर्जी के दृष्टिकोण से कहें तो डीपी मुखर्जी जो है वो आधुनिकता को परंपरा पर आधारित प्रक्रिया मानते हैं। अगर हम आधुनिकता से छुटकारा नहीं पा सकते तो हम परंपराओं से भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आपको हम एक उदाहरण से माध्यम से समझाना चाहेंगे कि जैसे वैश्वीकरण, शहरीकरण, पश्चिमीकरण, बाजारवाद आदि अनेक ऐसी जो परंपराएं हैं जो आज हमारे समाज के लिए अनिवार्य हो गई हैं और इन्हीं का जो संयुक्त स्वरूप है, इन्हीं का जो संयुक्तीकरण है, इसी को हम लोग आधुनिकता कहते हैं।
यानी आधुनिकता जो है वो परंपरा से बिल्कुल भिन्न नहीं है। आधुनिकता और परंपरा जो है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि जो परंपरा है वो आधुनिकता को प्रेरित करती है, उसके मार्ग में उसको आधुनिकता की मार्ग में सहायता करती है, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में उसमें सहयोग करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण, शहरीकरण, पश्चिमीकरण, बाजारवाद बाजारवाद आदि अनेक ऐसी जो परंपराएं हैं जो आज के डेट में, आज के समय में, वर्तमान समाज में एक तरह से अनिवार्य हो गई हैं, और इन्हीं का जो संयुक्त रूप है, इसी को हम लोग आधुनिकता के नाम से या आधुनिकीकरण के नाम से इसको संबोधित करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात डीपी मुखर्जी ने बताई, हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि डीपी मुखर्जी का ये स्पष्ट रूप से कहना था कि परंपरा और आधुनिकता एक सापेक्ष अवधारणा है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से पृथक और एक दूसरे की विरोधी नहीं है। लेकिन अगले स्टेप पे आगे चल करके उन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता में द्वंद्व जो है स्वाभाविक है। यानी डीपी मुखर्जी जो है वो वेदांत, मार्क्सवाद और पश्चिमी उदारवाद को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ना चाहते थे, और उनका कहना है कि परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष स्वाभाविक है। यानी जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि डीपी मुखर्जी जो हैं वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दृष्टिकोण के समर्थक थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिकोण के अनुसार आप जानते हैं कि समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियां होती हैं और उनमें संघर्ष होता रहता है, और इस संघर्ष का अंत एक न्याय के रूप में होता है, जो दोनों विरोधी शक्तियों का एक समन्वय होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के इस नियम के आधार पर डीपी मुखर्जी ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परंपरा और आधुनिकता के बीच में जो संघर्ष होता है, उनके बीच में जो द्वंद्व होता है, उसका उल्लेख किया है। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा मुख्यतः वेदांत परंपरा है। यह शाश्वत, यह शांतम शिवम सुंदरम या अति वेदांतम की जो तिहरी जो मूल्य व्यवस्था है, इस पर आधारित है। इसके विपरीत अगर देखें तो दूसरी ओर जो आधुनिकता है, जिसमें भौतिकवादी मूल्यों की प्रधानता है, इसे भी हमें अपनाना है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा था कि अगर हम आधुनिकता से छुटकारा नहीं पा सकते तो परंपराओं से भी हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो आधुनिकताओं को भी अपनाना है और परंपराओं को भी अपने साथ लेकर के चलना है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय जो कि भौतिकवादी मूल्यों पर आधारित समाज है, जहाँ पे हम भौतिकवादी मूल्यों को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं कि भौतिक मूल्यों के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में परंपरा और आधुनिकता के बीच में संघर्ष जो होना स्वाभाविक ही है। इस बारे में डीपी मुखर्जी महोदय ने अपनी किताब में लिखा है कि सामाजिक मूल्यों और वर्ग हितों में पारस्परिक संघर्ष और अंतरखेल होता है, उसमें समन्वय होता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है और समाज में अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता रहता है। यानी डीपी मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता के बीच में जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, उसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने भारत में परंपराओं के संघर्ष को मोटे तौर पर चार भागों में, चार स्वरूपों में विभाजित किया है। जैसे उन्होंने कहा कि लघु और बृहत परंपराओं में संघर्ष होता रहता है, उच्च और निम्न परंपराओं में भी संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी तरह से आंतरिक और बाह्य परंपराओं के बीच में संघर्ष होता है, और धार्मिक परंपराओं और आधुनिक मूल्यों के बीच में जो संघर्ष है, इसको आप स्पष्ट रूप से समाज में परिलक्षित होता है, इसको देखा जा सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि उन्होंने परंपरा और आधुनिकता में जो संघर्ष है, उसको मुख्य रूप से चार स्वरूपों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके बाद आता है अगले स्टेप पर डीपी मुखर्जी ने
परंपरा और आधुनिकता के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अब आप देखिए कि जो डीपी मुखर्जी का जो दृष्टिकोण है वो कितना जो है वो उसमें विविधता है। पहले उन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं है। परंपरा जो है वो आधुनिकता के को सहयोग करती है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अगले स्टेप पे उन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता के बीच में द्वंद्व होता है, यानी परंपरा और आधुनिकता की कॉन्सेप्ट को उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समझाने का प्रयास किया। और फिर उन्होंने कहा कि जो परंपरा और जो आधुनिकता के बीच में जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, जो कि स्वाभाविक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता में समन्वय होता है, यानी परंपरा और आधुनिकता जो है वो एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की सहयोगी हैं। डीपी मुखर्जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत विद्याशास्त्र के प्रबल समर्थक थे, साथ ही साथ वे मार्क्सवादी भी थे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डीपी मुखर्जी थे वो एक संश्लिष्टवादी विचारक थे, यानी एक तरफ वो भारत विद्याशास्त्र की जो विचारधारा है उससे प्रेरित थे, उससे प्रभावित थे। दूसरी तरफ वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, परंपरा और आधुनिकता को परिभाषित करने का, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। यानी वे जो डीपी मुखर्जी थे वे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास रखते हैं, वे आधुनिक भी हैं और वेदांती भी हैं। इस दोहरे स्वभाव के कारण वे कहते हैं कि परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिकता नई परंपरा को बनाती है और परंपरा आधुनिकता को आगे बढ़ाती है। अगर हम आधुनिकता से छुटकारा नहीं पा सकते तो परंपराओं से भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आधुनिकता को प्रगति के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रगति में मूल्यों का समन्वय होता है और मूल्यों की बराबरी करना ही आधुनिकीकरण है। यानी आप देखें तो डीपी मुखर्जी कह रहे हैं कि परंपरा और आधुनिकता, परंपरा जो है वो आधुनिकता की विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परंपरा आधुनिकता को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो आधुनिकता है वो प्रगतिवादी मूल्यों का समन्वय है और इसी प्रगति वाली जो मूल्य हैं उनका जो समन्वय है, इसी समन्वय के आधार पर उन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के सहयोगी प्रवृत्ति की हैं। इस समन्वय में एक महत्वपूर्ण बात डीपी मुखर्जी ये जरूर कहते हैं कि मूल्यों के संतुलन में विवेकीकरण की बड़ी आवश्यकता होती है। होना यह चाहिए, डीपी मुखर्जी कहते हैं कि होना यह चाहिए कि मनुष्य में जो छिपे मूल्य हैं उनमें जो गतिशीलता है उसे बाहर लाना चाहिए। यही समाजशास्त्रियों का मुख्य कार्य है। इस विवेकीकरण ने परंपरागत मूल्यों को और उच्च स्तर पर विवेकीकरण की इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि जो परंपरागत जो मूल्य हैं उनको उच्च स्तर पर रखना होगा, तभी सामाजिक प्रगति संभव है, तभी सच्ची आधुनिकता है। यानी अगर आप केवल और केवल आधुनिक मूल्यों को स्वीकार करते हैं, जो हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं, जो नैतिकता है, जो आपसी प्रेम है, सौहार्द है, भाईचारा है, सहयोग है, ये जो भावनाएं हैं जो हमारी जो परंपराओं के जो मूल में हैं, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, इसको अगर आप गौण मानेंगे, इसको आप नज़रअंदाज करेंगे, तो आप भले भौतिकवादी मूल्यों के आधार पर समाज में प्रगति कर लें, लेकिन वास्तव में ये सच्चे अर्थों में डीपी मुखर्जी के शब्दों में ये समाज की प्रगति नहीं होगी। तो इस तरह से आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से परंपरा और आधुनिकता के बारे में जो डीपी मुखर्जी महोदय के जो विचार हैं, उनके जो मत हैं, उसके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया और आशा है कि आप इससे ज़रूर आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर अपने विचारों तक हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। अंत में हम कहना चाहेंगे कि आपने जैसे अभी तक आपने हमारे जो चैनल को जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर आपने अपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। अंत में आप सभी से अपने अगर हमारे इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो क्षमा प्रार्थना के साथ आगे की वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनने और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।